अस्सलाम वालेकुम। पहले दो चैप्टर में हमने सरफेस के मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कि सरफेस है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और सरफेस जो है वो बनते कैसे है। वो सारी थ्योरेटिकल डिटेल्स हमने पढ़ी हुई है। अब हम एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट की तरफ आ रहे हैं कि वो हमारे पास कौन से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है जिससे हम सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, और साथ साथ वो कौन से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है जिससे हम अपनी मर्ज़ी की सरफेसेस बना सकते हैं। तो पहले हिस्से में हम उन टेक्निक्स की तरफ जाएंगे कि हम जिससे हम सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो ज़ाहिर है सरफेस की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हमें उसका इमेज चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम नेकेड आई से देखते हैं तो हमें किसी सब्जी चीज़ को जो हम देखते हैं तो वहाँ से लाइट हमें स्कैटर या रिफ्लेक्ट होके आती है, और वो जो स्कैटर या रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें उस ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, कलर और उसके डिफरेंट फीचर्स लाइक स्मूथनेस और रफनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन हमारे नेकेड आई के ऊपर लिमिटेशन है इसकी मैग्नीफिकेशन की और इसकी रिजोल्यूशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ख़ास हद से छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे आंख के अंदर जो सेटअप है वो इतना उसकी मैग्नीफिकेशन की अपनी एक लिमिट है। तो वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को इतना ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकते ताकि उसको हम अपने नेकेड आई से देख सकें। इसी तरह इसकी रिजोल्यूशन यह है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो कितने क्लोजली पड़े हैं और वो हमें सेपरेट नज़र आए। तो हमारे आंख के ऊपर ये लिमिटेशन भी है कि बहुत ज़्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट नहीं देख सकते। वजह इसकी ये है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए या लाइट कम हो जाए या व्यूइंग एंगल जो है वो स्मॉल हो जाए तो फिर वो छोटे ऑब्जेक्ट्स या उसकी जो सेपरेटनेस है वो हमें महसूस नहीं होती। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें जहाँ पे लाइट हमारे पास 100 ल्यूमेन के बराबर हो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का आंखों से 25 सेंटीमीटर हो और वीविंग एंगल 35 डिग्री हो, तो उस केस में हम 55 माइक्रोमीटर से लेकर 75 माइक्रोमीटर तक के ऑब्जेक्ट जो है वो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। इसी तरह अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से 115 माइक्रोमीटर के सेपरेशन पे पड़े हो तो वो भी हम उसको देख सकते हैं। अब जो 100 ल्यूमन लाइट की जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट उतनी है कि एक 15 वाट का जो एलईडी लाइट है वो 100 ल्यूमन लाइट प्रोड्यूस करता है, या वो जो पुराने बल्ब थे जो कि 75 वाट तक वो जो लाइट प्रोड्यूस करती है वो ऑलमोस्ट 100 ल्यूमेन की। तो अब यू कैन से कि एक नॉर्मल हमारे पास जो घरों में हम बल्ब यूज़ करते हैं उसकी जो लाइट है वो 100 ल्यूमेन है। तो इस केस में हम इस साइज़ के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं और रेजोल्यूशन उसकी उतनी है। Okay, so most surface analysis techniques are based on scattering experiment, where an incident particle interact with the surface and another or the same particle is detected after interaction. So the surface analysis is conducting in terms of the incident probe and response. जिस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट वहाँ से उसके साथ इंटरेक्ट करती है और वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके या स्कैटर होके हमारे आंखों में आ जाती है, तो हम इसको देख सकते हैं। तो उसमें जो लाइट इंसिडेंट लाइट है उसको हम टेक्निकली प्रोब बोलते हैं, और वहाँ से जो स्कैटर लाइट है या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको हम रिस्पांस बोलते हैं। तो जनरली प्रोब जो है वो जब हम लैब कंडीशन की बात करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो कि हमें इमेज क्रिएट करके देता है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसकी अपनी फिक्स एनर्जी हो, और ये वेव वेक्टर है तो दिस इज एसोसिएटेड विद मोमेंटम, उसकी फिक्स स्पिन हो। इस तरह रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी वेव वेक्टर, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करती है, वेव वेक्टर मोमेंटम को कॉरस्पॉन्ड करती है। इस
इस तरह पोलराइजेशन, तो ये हमारे पास जब नोन चीज़ें हों, इस तरह डिफरेंट एटॉमिक बीम भी हम बम्बार्ड कर सकते हैं, इस तरह हम आयन भी बम्बार्ड कर सकते हैं, और इसके डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए। तो व्हाट इज़ अ प्रोब? दिस इज a probe is formed from a particular type of particle typically having definite energy, momentum, etc. अब जब ये प्रोब पार्टिकल जाके सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इंटरेक्शन के रिजल्ट में हमारे पास रिस्पांस क्रिएट होता है। तो वो रिस्पांस क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सकते हैं विद डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट मोमेंटम एंड डिफरेंट स्पिन, या वहाँ से हमारे पास रेडिएशन इमिट हो सकते हैं विद डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट मोमेंटम एंड डिफरेंट पोलराइजेशन। इस तरह एटम जो है, जो अगर एक एटॉमिक बीम है तो वहाँ से हमारे पास जो एटम्स नए आते हैं तो वो, या वही एटम अगर हमारे पास रिफ्लेक्ट होते आते तो उसकी एनर्जी, मोमेंटम या एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क आ गया होगा, या अगर हमारे पास आयन है तो उसकी एनर्जी, मोमेंटम, एटॉमिक नंबर या चार्ज स्टेट में कोई ना कोई फ़र्क हमारे पास आ गया होगा। तो रिस्पांस क्या हुआ? रिस्पांस में आइदर बी द सेम और अ डिफरेंट पार्टिकल एंड डिपेंडिंग ऑन द डिटेक्टिंग सिस्टम, वो पार्टिकल या दूसरा पार्टिकल आ सकता है, लेकिन आप डिटेक्टिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हम उसका कौन सा फीचर जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एनर्जी, इट कुड बी मोमेंटम और एनी अदर एट्रीब्यूट दैट कैन बी, ये चार्ज भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, पोलराइजेशन, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हम ये देखते हैं कि प्रोब जाता है, उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें नोन है, और जब ये सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है और हमें रिस्पांस मिलता है तो उस रिस्पांस में कौन सी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे डिटेक्टिंग सिस्टम पे। तो आगे हम डिफरेंट टेक्निक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मालूम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर्स होने चाहिए। अब हम सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे मालूम कर सकते हैं? तो अगर इफ़ वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्कैटरिंग प्रोसेस वी कैन इंटरप्रेट द एक्सपेरिमेंट एंड डिड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोब पार्टिकल्स है वहाँ जाके उसने सरफेस के साथ इंटरेक्ट किया तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया है, तो हमें उस स्कैटरिंग प्रोसेस के नेचर का पता होना चाहिए, तब जाके फिर हम इससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज इससे मालूम कर सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कि अ सिंगल प्रोब पार्टिकल कैन गिव राइज टू सेवरल रिस्पॉन्सेज। एक प्रोब पार्टिकल जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को जनरेट करता है। अब ये हमारे टेक्निक पे डिपेंड करता है या हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फीचर इस सरफेस का मालूम करना चाहते हैं। सो अ सिंगल प्रोब टेक्निक कैन गिव राइज टू सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। नाउ to see an object, wavelength of the incident particle must be less than the size of that object। ये एक हमारे पास वेल नोन फैक्ट है कि हमारे पास ऐसे लाइट हो जो कि उस ऑब्जेक्ट के साइज से उसका वेवलेंथ बड़ा हो तो फिर हम उसको हम नहीं देख सकते। छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आपको ऐसे पार्टिकल्स जो है एज अ प्रोब यूज़ करने हैं कि इसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो उस पार्टिकल के साइज से कम होने चाहिए। अब ज़ाहिर है जब जितना हमने ये सरफेस फिज़िक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें ज़ाहिर है जो सरफेस फीचर है वो सारे नैनो साइज में है। तो अगर हमने नैनो साइज ऑब्जेक्ट को देखना है तो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल मस्ट बी इन द नैनोमीटर रेंज, तो वो नैनोमीटर रेंज में होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो नैनो पार्टिकल है वो नैनो रेंज में है। सो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उससे इसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो नैनोमीटर है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज एन एफिशिएंट प्रोब टू सी नैनो साइज ऑब्जेक्ट और नैनो स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बना हुआ है वो नैनो साइज ऑब्जेक्ट को या नैनो स्ट्रक्चर को देखने के लिए बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन इसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो नैनो साइज में है। फॉर एग्जांपल
ये एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये रिलेशन आपको याद होगा। तो एच डिवाइड बाई एम वी, अगर हम वेलोसिटी को ले 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, तो इससे हमारे पास जो वेवलेंथ आता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज 1 नैनोमीटर। सो यू कैन सी, अगर आप इस वेलोसिटी को ज़्यादा करेंगे तो वेवलेंथ जो है वो छोटा हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर आपने बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो यू हैव टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन विद वेरी हाई स्पीड। अब जब हम सरफेस की करेक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की टेक्निक है। एक को हम कहते हैं फिक्स प्रूफ टेक्निक और दूसरे को हम कहते हैं स्कैन प्रूफ टेक्निक। तो फिक्स प्रूफ टेक्निक में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं और स्कैन प्रूफ टेक्निक में हम एक पूरी सरफेस की प्रॉपर्टीज को हम मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिक्स प्रूफ टेक्निक में हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ रहा है और रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये हमारे पास एक सरफेस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट किया हुआ है। और वो जो पिछले स्लाइड की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक प्रोब जो है वो बहुत सारी सिग्नल को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन की एक सिग्नल है, डिफ्रैक्टर इलेक्ट्रॉन की एक सिग्नल है, हीट हमारे पास ये इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में एक दूसरा सिग्नल है, विजिबल लाइट जिसको कैथोडोल्यूमिनेंस कहते हैं एक दूसरा सिग्नल है, ब्रेम स्ट्रॉलिंग एक्सरेज जो कि कंटिन्यूस एक्सरेज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन। इसी तरह हमारे पास बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास ओजे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इन सारे रिस्पॉन्सेस के लिए हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं। अब ओजे इलेक्ट्रॉन एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो वो डिटेक्टर हमें इस पॉइंट पे जो फीचर्स है उसके बारे में बताता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन दूसरे किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आता है, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन और किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आता है। तो एक प्रोब से हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फिक्स प्रोब में हमारे पास दो टाइप्स है, एक ट्रांसमिशन और एक रिफ्लेक्शन। और स्कैन प्रोब में हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, जिसको बहुत वेल नोन है, हमारे डिपार्टमेंट में है भी, हम इसका विज़िट करेंगे और हमारे डिपार्टमेंट में ये भी है, इसका भी हम विज़िट करेंगे। और एक उसको हम कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, जनरली नोन एज AFM, और स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो इसमें ये है उसके मुकाबले में कि वो एक पॉइंट पे हमारे पास प्रोब है। यहाँ पे प्रोब जो है एक पॉइंट पे नहीं है, इस पूरी सरफेस के ऊपर इस तरह घूमता है। तो इस ये जो घूमना है इसको हम कहते हैं स्कैनिंग, एक एक पॉइंट को, तो एक एक, तो इस पूरी सरफेस को। तो यहाँ से स्कैनिंग जो प्रोब जो टेक्निक है उससे हमें पूरी सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो फिक्स प्रोब है उससे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अब इसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है और इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। किसी सिचुएशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और किसी सिचुएशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्मली अगर हमने सरफेस प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी है तो जनरली हम स्कैन प्रोब टेक्निक जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, क्योंकि द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेबल टू द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ सॉलिड। तो अगर आप एटम्स देख ले उसकी सेपरेशन सॉलिड के अंदर, तो वो नॉर्मली नैनोमीटर फासले पे एक दूसरे से होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के जो वेवलेंथ है वो भी नैनोमीटर रेंज में है। तो अब वो जो सॉलिड है जो वो एज अ ग्रेटिंग इसके लिए काम करता है, और इलेक्ट्रॉन जब उस स्पेस के दरमियान जो है वो पास होते हैं तो वो डायफ्रैक्ट हो जाते हैं, या अगर वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं तो भी वो डायफ्रैक्शन होता है। और आपको पता है दो किस्म के हमारे पास डायफ्रैक्शन पॉसिबल है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। जब वो जो जिस सोर्स से वो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसको हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक बीम हमारे पास आ रहा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा
बाकी सिग्नल मैंने शो नहीं किए क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस ट्रांसमिटेड बीम में है। तो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है मटेरियल के वो लेके आते, ये इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं और उससे हम वो मालूम करते हैं। ये जो है वो रिफ्लेक्शन बीम के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और वो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये और ये हमारे इस पॉइंट के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को शॉर्टली हम TM बोलते हैं और रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन मास्क को शॉर्टली हम REM बोलते हैं। अब इसमें दो डिफरेंट कैटेगरी है। एक हाई वोल्टेज पे जो यूज़ होते हैं तो वो दैट इज TED, ट्रांसमिशन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, और या रीड इसे रिफ्लेक्शन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। इसमें दो कैटेगरी है। हम इसको हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज पे भी इसको यूज़ करते हैं और लो पे भी। हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है। लेकिन इसका एक नुकसान है और वो ये कि ये सैंपल को, अगर हमारे पास थोड़ा सा नरम किस्म का सैंपल है, बायोलॉजिकल सैंपल टाइप के है, तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में जब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आती है तो वो सैंपल डैमेज होने का अगर हमारे पास ख़तरा हो तो फिर हम एक दूसरे टाइप के जो है वो यूज़ करते हैं जो कि लो एनर्जी पे बेस है। तो ये हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे देते हैं लेकिन ये सैंपल को डैमेज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हमारे पास लो एनर्जी प्रोब भी डेवलप हो गए। तो उस केस में हम इसको लीम, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड लीड, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन इसको हम कहते हैं। सो ग्रेट वर्च्यू ऑफ द फिक्स्ड बीम टेक्निक इज दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच पिक्चर एलिमेंट इज रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम इन पैरेलल। तो एक ही टाइम पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही पॉइंट से हम इसको ले सकते हैं। आजकल आप लोग जो मोबाइल या डिजिटल कैमरा में जो टर्म यूज़ करते हैं पिक्सल, तो इट इज़ एक्चुअली पिक्चर एलिमेंट। This lead to a relatively rapid data acquisition and the ability to study dynamic event. इससे एक that is video recording। तो इससे हमें ये पता है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ प्रोसेस हो रहा होता है तो उसकी भी हम एक ही टाइम में बहुत सारे जो प्रोसेस हो रहे थे वो तो हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। स्कैनिंग में ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि स्कैनिंग में आपने ये करना होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में आपने जाना होता है। तो आप एक टाइम में सिर्फ एक ही फीचर को देख सकते हैं, सारे फीचर आप नहीं देख सकते, या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो भी आप नहीं देख सकते हैं। हाउएवर लेस नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो problem and damage of the sensitive sample due to concentration of the high current density into sample spot। तो नो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे, तो ज़ाहिर है सिंगल पॉइंट पे अगर आपने पूरी सरफेस को स्टडी करना है तो उसमें आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट की बात करना है। तो यहाँ पे दैट इज़ वाई कि चूँकि ये सारा सिंगल पॉइंट पे कंसनट्रेट होता है तो हमारे पास सरफेस स्टडी के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो कम होते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे हाई सिग्नल टू नॉइज रेशो, फॉर एग्जांपल एक ही पॉइंट पे आपका प्रोब भी है और वहाँ से बहुत सारे सिग्नल भी एट द सेम टाइम इमिट हो रहे होते हैं तो आपके पास नॉइज़ जो है वो बढ़ता है। और दूसरी बात कि चूँकि एक ही टाइम मतलब एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास प्रोब जो है उसी एक ही पॉइंट पे वो कंसंट्रेटेड है तो उससे सेंसिटिव सैंपल जो है वो डैमेज हो सकते हैं क्योंकि उस केस में आपके पास बहुत ज़्यादा हाई करंट डेंसिटी होती है। एक ही छोटे स्पॉट पे, स्मॉल स्पॉट पे आपने बहुत ज़्यादा हाई करंट डेंसिटी जो है आपने कंसंट्रेट की हुई होती है तो दैट इज़ वाई उसकी सैंपल के डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसके मुकाबले में हमारे पास जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट प्रोड्यूस इमेज ऑफ द सैंपल बाय स्कैनिंग इट विद अ फोकस बीम। तो इसमें हम पूरे सरफेस को जो है वो स्कैन करते हैं और इससे हमें एक पूरा सरफेस उसका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। सो what happen here, the electron interact with the atoms of the sample producing various signal that contain information about the surface टॉपोग्राफी, सरफेस बना कैसे है, एंड कंपोजिशन कौन से एलिमेंट से सरफेस जो है वो बना है। सो यू सी हियर
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है, सरफेस पे स्ट्राइक हुआ है। तो ये ओजे इलेक्ट्रॉन, ये किथोल्यूमिनेस, बैक स्कैटर, एक्स रे और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग डिटेक्टर होते हैं, एक्स रेज के लिए अलग डिटेक्टर होते हैं, बैक स्कैटर के लिए अलग डिटेक्टर होते हैं, इसके लिए अलग और इसके लिए, और फिर ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन, तो इस पॉइंट से हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलते हैं। फिर हम ये करते हैं कि एक ही डिटेक्टर को यूज़ करके जब स्कैनिंग होती है तो इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर इस सैंपल सरफेस को हम इधर कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जो है वो देख सकते हैं। तो जिस तरह से ये, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो जिस पॉइंट को वो यहाँ हिट करता है वही पॉइंट यहाँ पे होता है। तो जिस फ्रिक्वेंसी से या जिस ऑर्डर पे यहाँ पे स्कैनिंग होती है, एग्जैक्टली वही स्कैनिंग जो है वो अब यहाँ इस फ्रिक्वेंसी पे और उस ऑर्डर पे होती है, और यहाँ पे हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है वो हमें वो इमेज नज़र आ रहा होता है, जो कि यहाँ पे सैंपल का होता है। तो जब हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो टिपिकल रिजोल्यूशन है वो 1 नैनोमीटर है। मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से 1 नैनोमीटर डिस्टेंस के फासले पे हो तो उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन वो नैनो साइज ऑब्जेक्ट्स को मतलब हम देख सकते हैं। इससे अगर 10 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम इससे आराम से देख सकते हैं। और इसमें कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ये कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई वैक्यूम चाहिए होता है। अगर वैक्यूम हाई नहीं होगा तो आपके पास जो इमेज है वो सही तरह से नहीं बनेगा। तो बहुत हाई वैक्यूम इसमें चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि इससे हम सिर्फ कंडक्टिंग सैंपल कर सकते हैं। कंडक्टर का मतलब है जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, मेटल को अगर हमने स्टडी करना है तो बड़े आराम से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, बहुत उसका खूबसूरत इमेज बनता है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सैंपल हो, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल सैंपल हो, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसके ऊपर हम कंडक्टिंग कोटिंग करते हैं, या कॉपर की, गोल्ड की या कार्बन की, इसको हम करते हैं। और दूसरा जिसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इससे हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इसकी हम स्टडी कर सकते हैं, और ज़ाहिर है सरफेस जो है वो नॉर्मली हम सॉलिड ही की स्टडी करते हैं। बहरहाल इससे ये एक ड्रॉबैक है कि हम इससे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टडी कर सकते हैं, लिक्विड और गैसेज यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी टाइम के साथ होगी कि हम अब हमारे पास लो वैक्यूम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल है, और ऐसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल एनवायरमेंटल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी हम कुछ स्टडी कर सकते हैं, जिसको नया नाम दिया गया है एनवायरमेंटल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्टडी करें। हमारे पास अब जो हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है वो ये है कि वो पुराना वर्जन है, तो हाई वैक्यूम पे है और कंडक्टिंग सैंपल कोटिंग हम कर सकते हैं। और लेकिन अब ये लो वैक्यूम वाला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर प्रेशर वाला मतलब वो भी अवेलेबल नहीं है, और उसमें फर्नेस भी नहीं है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन का वो सरफेस के ऊपर जो है असर देखना हो तो आप डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको आप ले, या उसकी क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखना हो तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम कर सकते हैं, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो दुनिया में बाकी लेबॉर्ट्रीज है वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। अब हमारे पास जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास डिफरेंट सिग्नल जनरेट करके देखते हैं। तो आगे हम ये देखना चाहेंगे कि वो कौन सा रिस्पांस जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है दे एमिट वेरी क्लोज टू द सरफेस, तो ये सरफेस के बिल्कुल नज़दीक जगहों से ये हमारे पास एमिट होते हैं, और ये हमें टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन कि सरफेस की जो अप एंड डाउन है उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसके मुकाबले में जो बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से डीपर साइड से रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये हमें एटॉमिक नंबर और फेज डिफरेंसेस के बारे में हमें इन्फॉर्म है। और वो हमें कैसे पता चलता है, वो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है। ज़ाहिर है कि सरफेस के ऊपर जो उसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट एटम्स की है, तो जिस एटम की जो है वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो
वहाँ से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो गए, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा, वो जगह वो ज़्यादा ब्राइट न है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सरफेस के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन एटम भी है और इसके मुकाबले में जो है वो कॉपर भी है, तो हाइड्रोजन जो है उसकी जो रिफ्लेक्शन या बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन की जो पावर है वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो उसकी है कॉपर की है। तो कॉपर से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे, बैक स्कैटर होंगे, तो वहाँ से जो कॉपर जो हमें ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा और जो बाकी हाइड्रोजन या उससे स्मॉल एटॉमिक नंबर वाले एटम है वो थोड़े से डिम नज़र आएंगे। तो वो जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस सरफेस के ऊपर हमारे पास कितने डिफरेंट किस्म के एटम मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास वो ओजे इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें एटॉमिक सरफेस एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि सरफेस के ऊपर जो है वो कौन कौन से एटम हमारे पास पड़े हैं। कैथोडोल्यूमिनेंस है, तो ये हमें ऑप्टिकल इमेज या कलर इमेज हमें देते हैं। कीप इन माइंड कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है या इस ACM के लिए जो हमारे पास जो इमेज होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। वजह उसकी ये है कि वो एक ही, फॉर एग्जाम्पल हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर वोल्टेज से इसे सिलेक्ट करता है, उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसका अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ है, या वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होते आते हैं या जो, तो उनकी भी अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो उसमें सिंगल वेवलेंथ की वजह से जो हमारे पास इमेज बनता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। लेकिन कैथोडोल्यूमिनेंस में हमारे पास फोटॉन इमिट होते हैं और फोटॉन में हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। तो दैट इज व्हाई यहाँ हम सरफेस की ऑप्टिकल या कलर इमेज भी ले सकते हैं। इस तरह एक्सरेज हमारे पास आते हैं, तो एक्सरेज से हम उस सरफेस की थिकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं और इसकी एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो एटम है, ये सरफेस है, इसमें हमारे पास कौन कौन से एटम या एलिमेंट मौजूद है। तो ये हमारे पास वो जो जनरली आप उसको लेयर्स में देखते हैं, ये यहाँ उसका जो चैम्बर है जहाँ पे बहुत हाई वैक्यूम होता है और वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन जो है वो बम्बार्ड करते हैं ऑन द सरफेस, और जहाँ पे यहाँ पे सैंपल पड़ा होता है और ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं और बहुत हाई स्पीड से हम इलेक्ट्रॉन को नीचे जो सैंपल पड़ा होता है उस पर हम स्ट्राइक करते हैं और फिर ये हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर्स यहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंट डिटेक्टर्स जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं और फिर इमेज उसको हमने आगे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो उससे हम इमेजेस जो है वो देखते हैं। ये उसका एक टेक्निकल ब्लॉक डायग्राम है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे हमने एनोड लगाया हुआ, तो इसको ये एक्सेलरेट भी करते हैं और यहाँ पे फिर हमने मैग्नेटिक लेंसेज बनाए हैं ताकि ये इसको हम वो करें, कंसंट्रेट करें, इसको हम फोकस करें। यहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेज है, ये भी जो कॉइल के फॉर्म में है, ये स्कैनिंग के लिए यूज़ होते हैं और ये फिर डिफरेंट डिटेक्टर्स है यहाँ पे लगे हुए। सर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ है, ये डिफरेंट पोर्शन से पास होकर यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करता है और यहाँ से वो डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है और फिर उन सिग्नल को हम आगे टीवी स्क्रीन के साथ या जो जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और हमारे पास इमेज आ जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमारे पास इमेजेस कैसे बनते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने वो लैब का विज़िट किया हुआ है, स्क्रीन पे आप लोगों ने इमेजेस देखे हुए हैं। अगले लेक्चर के लिए शुरू करने से पहले मैं कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इमेजेस आपके साथ शेयर भी करूँगा। ओके, थैंक यू।